चैप्टर 1 फरदोसा की ज़मीन। मुंबई रात का वक्त था। मुंबई शहर अपनी पूरी चमक धमक के साथ जल रहा था। लाखों रोशनियां, लाखों लोग, लाखों ख्वाब। लेकिन जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए ये शहर सिर्फ एक नक्शा था। नक्शे पर एक निशान। वो एक ऊंची इमारत की 30वीं मंजिल पर खड़ा था, कांच की खिड़की से सटा हुआ, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। उसकी नज़रें सामने की इमारत पर जमी थी। वो इमारत दिखने में पुरानी थी। शीशे की दीवारें किसी पुराने होटल के जैसे लग रही थी। उसने अपनी उंगलियां कांच पर टिका दी। ठंडक महसूस हुई। नीचे सड़क पर गाड़ियां चींटियों की तरह रेंग रहे थे। तभी उसके मन के भीतर से एक आवाज़ उठी, शांत, गहरी, बिल्कुल उसी की आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से गूंज आ रही हो। मेरा एक ही मकसद है, इस इमारत को तबाह करना। उसके होठों पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना डर, बस एक खालीपन। उस खालीपन की तरह जो किसी फैसले के बाद आती है, जब सोचना बंद हो जाता है और सिर्फ करना बाकी रहता है। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से खिड़की से पीछे हट गया और अंधेरे में समा गया। कुछ दिन पहले ब्राज़ील। सुबह की पहली रोशनी अभी आसमान पर बिखरी भी नहीं थी कि एक कमरे में हलचल शुरू हो गई। नींद टूटी धीरे धीरे, जैसे कोई गहरे पानी से ऊपर आ रहा हो। आंखें खुली, छत सफ़ेद थी, बिल्कुल बेदाग, जैसे किसी ने कभी उसे गंदा होने का मौका ही ना दिया हो। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, महंगे परफ्यूम और पुराने लकड़ी के फर्नीचर का मेल। वो उठा, मन में एक आवाज़ आई, उसकी अपनी आवाज़, जैसे वो खुद से परिचय कर रहा हो। मेरा नाम विक्रांत है। एक पल की खामोशी। टाइटल भी है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ विक्रांत। उम्र है 31 साल, पेशा वकील। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और बस कोई और जानकारी नहीं, जैसे बाकी सब कुछ किसी और वक्त के लिए रखा हो, किसी ऐसे दराज में बंद जिसका चाबी सिर्फ उसके पास थी। वो बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट के बाद वो बाहर निकला, बिल्कुल तैयार। काले रंग का टक्सीडो, कॉलर पर एक वाइट कलर की टाई, बाल पीछे की तरह करीने से संवारे हुए, जूते इतने चमकदार कि उनमें कमरे की रोशनी का अक्स दिख रहा था। विक्रांत को देखकर कोई भी एक बार जरूर रुकता। किसी बड़े फिल्म हीरो से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडक थी वो किसी हीरो की नहीं थी। वो किसी ऐसे इंसान की आंखें थी जो बहुत कुछ देख चुकी है और अब कुछ भी देखकर हिलती नहीं। वो कमरे से निकलकर गलियारे में आया। जिस इमारत में विक्रांत रुका हुआ था वो साधारण नहीं थी। बाहर की इंटीरियर बेहद सलीके से डिज़ाइन किया गया था। संगमरमर की फर्श, दीवार पर महंगे पेंटिंग्स और हर कोने में एक ऐसी खामोशी जो पैसे की बोलती थी। ये वो जगह नहीं थी जहां आम आदमी रुकता है, ये वो जगह थी जहां वो लोग रुकते हैं जिनका नाम लेने से पहले लोग एक बार सोचते हैं। लिफ्ट नीचे आया, विक्रांत बाहर निकला। मेन गेट पर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, भारी भरकम, सख्त चेहरे वाले। जैसे ही उन्होंने विक्रांत को देखा, दोनों थोड़े झुके। गुड मॉर्निंग सर। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र सीधे सामने थी, जहां एक काली रोल्स रॉयस खड़ी थी। सुबह की धूप में उसके बॉडी पर रोशनी का खेल देखने लायक था। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और पिछला दरवाज़ा खोल दिया। विक्रांत अंदर बैठ गया। कार के अंदर ठंडी हवा थी। सीट पर बैठते ही एक अलग सुकून मिला, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर उसका कोई असर नहीं था। वो पहले से ही ड्राइवर के सीट पर बैठे आदमी को देखता रहा। ड्राइवर ने शीशे में विक्रांत को देखा और पूछा, कहाँ जाना है सर? विक्रांत ने सामने देखते हुए बिना किसी हड़बड़ी के कहा, फरदोसा के घर चलो। जी सर। कार स्टार्ट हो गई। कुछ देर में शहर पीछे छूटने लगा। धीरे धीरे इमारतें कम होती गई, सड़कें चौड़ी होती गई, और फिर एक वक्त आया जब चारों तरफ सिर्फ हरा रंग था। गन्ने के खेत, जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक बस गन्ने, ऊंचे, घने, लहराते हुए। ब्राज़ील की धरती पर यह नज़ारा आम था, लेकिन जिस तरह ये इलाका फैला था उसमें कुछ था जो आम नहीं था। एक किस्म का एकांत, एक किस्म का राज। विक्रांत ने अपना टैबलेट निकाला और उस पर नज़र दौड़ाने लगा। स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज थे, आंकड़े, नाम, हस्ताक्षर। उसने एक बार पढ़ा, फिर बाहर देखा। तभी नजर पड़ी, आसमान में एक चैटर प्लेन उड़ रहा था, धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते हुए। उसके पीछे
एक सफेद धुंध की पतली लकीर थी। वो खेत के ऊपर से कुछ स्प्रे कर रहा था। विक्रांत के चेहरे पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की कि अगर आप ध्यान से ना देखते तो चूक जाते, लेकिन वो थी। और उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ था, शायद कोई हिसाब, शायद कोई पुराना दर्ज किया हुआ फैसला। उसने टैबलेट वापस बंद किया। कुछ ही देर में खेतों के बीचों बीच एक विशाल विला नजर आया। राजा का महल, यही सब जहन में आते। 2 मंजिला इमारत, चौड़ा पट परिसर, चारों तरफ खुला मैदान, सामने सामने फव्वारा, दाएं तरफ घुड़शाला। हर चीज इस बात की गवाही थी कि यहाँ रहने वाला शख्स दौलत को जिंदगी का जरिया नहीं, जिंदगी ही मानता था। रोल्स रॉयस पूरी रफ्तार से उस विला की तरफ बढ़ रही थी। मेन गेट पर एक बॉडीगार्ड खड़ा था, हथियार से लैस, नजरें तेज। कार रुका, ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। क्या काम है? बॉडीगार्ड की आवाज में ना तहजीब थी ना लहजा, सिर्फ एक काम की बात। ड्राइवर ने पीछे इशारा किया। बॉडीगार्ड झुका और पिछले सीट की तरफ देखा। विक्रांत वहां बैठा था, दूसरी तरफ देखता हुआ, जैसे बाहर की दुनिया उससे कोई मतलब ही ना रखती हो। उसकी मौजूदगी में एक किस्म का वजन था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ हरकत किए। बॉडीगार्ड ने एक पर रुककर देखा, फिर तुरंत पीछे हटा और दूसरे गार्ड को इशारा किया। गेट खोलो। लोहे की भारी गेट धीरे धीरे खुले। कार अंदर चली गई। विला के अंदर की दुनिया अलग थी। कार रुकी, विक्रांत बाहर निकला और बिना रुके सीधे टेरिस की तरफ बढ़ गया। संगमरमर की सीढ़ियाँ, चौड़ी, ठंडी, हर कदम पर एक गूंज। टेरिस पर पहुंचते ही नज़ारा सामने था। एक बुजुर्ग आदमी, सांवला रंग, भारी जिस्म, सफ़ेद कुर्ते में अपनी कुर्सी पर बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। उसकी नज़र अपने खेतों पर थी जो दूर तक फैले हुए थे। पास ही एक छोटी सी स्पीकर से हल्की म्यूजिक बह रही थी, कोई पुरानी धुन जिसमें एक किस्म की उदासी थी। ये था वर्दोसा। नाम से जितना अजीब उतना ही खतरनाक। इस इलाके में उसका नाम लेना काफी था। ना पुलिस आती थी, ना सवाल। उसने विक्रांत की आहट सुनी, लेकिन मुड़ा नहीं। चाय का कप फोटो से लगाते हुए बोला, तेरा बॉस समाधि ले रहा है और तुझे आज भी बिजनेस करना है। विक्रांत बिना एक शब्द कहे, बिना कोई जवाब दिए पास की एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। एक पल की खामोशी, फिर उसने अपने बैग से टैबलेट निकाला और वर्दोसा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा बॉस का फाइनल ऑफर है। वर्दोसा ने टैबलेट उठाया, पढ़ा धीरे धीरे, फिर टैबलेट वापस मेज पर रखा और मुंह फेर लिया। समारी के अंदर से दिया है, उसने कहा। आवाज में ना गुस्सा था ना मखौल, बस थकान थी, एक बुजुर्ग की थकान जो बहुत लड़ चुका हो। मुझे यह ऑफर मंजूर नहीं। विक्रांत ने एक पल के लिए वर्दोसा को देखा, फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोला, यूनियन के प्रेसिडेंट कार्लोस को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक पल रुककर उसने आगे कहा, कार्लोस हमारे बॉस के लिए अपने सगे भाई से भी बढ़कर थे। वर्दोसा की चाय रुक गई। उसने कप मेज पर पटका, चाय थोड़ी छलकी। तेरा जो भी ऑफर था, उसकी आवाज में अब चिड़चिड़ाहट थी, वो मैंने फाड़ कर फेंक दिया, ये समझ लेना। विक्रांत ने जवाब दिया, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वर्दोसा ने उसकी तरफ देखा, बॉस तो तुम पर रहम कर रहे हैं। रहम? वर्दोसा ने हंसते हुए कहा, एक कड़वी हंसी। रहम मुझ पर? रहम और मुझ पर? विक्रांत आगे झुका, थोड़ा, बस इतना कि वर्दोसा को पता चले वो ध्यान से सुन रहा है। तुम बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, बात यही खत्म हो जाएगी। वर्दोसा का हाथ मेज पर पड़ा, धड़ाम। अब तुझे मरना है क्या? निकल जा यहाँ से, वरना तेरी भी समाधि यहीं बना दूंगा। वो खड़ा हो गया। उसकी आवाज में वो पुराना रौब था जो सालों के दबदबे से आता है। यह सब, उसने अपने इर्द गिर्द हाथ घुमाए, ये मैंने खुद के दम पर खड़ा किया है। गलासो फैमिली का यहाँ कोई हाथ नहीं है। चल अब चुपचाप निकल ले। विक्रांत ने एक पल रुककर बिल्कुल सीधी हुई आवाज में कहा, सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। वर्दोसा हंसा, लेकिन इस बार हंसी में थोड़ी मस्ती भी थी। अब मैं खुद लुचियानो फैमिली से आता हूँ, क्या उखाड़ लेगा? विक्रांत ने अपनी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें पता है, जिंदगी में पछतावे से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। एक पल की खामोशी, फिर मैं यहाँ आया था ताकि तुम्हें पछतावा ना हो।
जंग शुरू करने के लिए नहीं। भरदोसा हंसता रहा। बड़ी मेहरबानी की, उसने हाथ हिलाए। चल अब निकल। विक्रांत उसकी आंखों में देखता रहा कुछ देर तक, फिर एक मुस्कान के साथ उठा और नीचे की तरफ चल दिया। उस मुस्कान में कुछ था, अफसोस नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं, बस एक किस्म की जानकारी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। विक्रांत टेरिस से नीचे उतरा। संगमरमर की सीढ़ियाँ, एक एक कदम। उसके चाल में कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। वो बस चल रहा था जैसे किसी बगीचे में टहल रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में अगर कोई करीब से देखता, एक बेरहमी थी। वो बेरहमी जो किसी फैसले के बाद आती है, जब इंसान तय कर लेता है कि जो होगा होगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तभी वही चार्टर प्लेन जो पहले आसमान में था दोबारा नजर आया। इस बार वो नीचे था, बेहद नीचे, और जो धुंध वो पीछे छोड़ रहा था वो पहले से ज्यादा गाढ़ी थी। उड़ते हुए वो सीधा भरदोसा के खेतों के ऊपर से निकला। टेरिस पर से भरदोसा ने देखा, गुस्से में चिल्लाया, कौन है ये अंधा, साले को नीचे लाओ। लेकिन तभी उसके नाक में एक अजीब सी गंध आई। उसने भौहें सिकोड़े। ये पेस्टिसाइड नहीं था, ये पेट्रोल था। उसकी आंखें चौड़ी हुई। वो समझा, लेकिन तब तक बेहद देर हो चुकी थी। ये तो पेट्रोल है, उसने चिल्लाते हुए कहा। नीचे विक्रांत चलते चलते रुका। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई नाटक नहीं। उसने लाइटर जलाया और पीछे की तरफ फेंक दिया और बिना मुड़े कार की तरफ बढ़ने लगा। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। फिर एक धमाका नहीं, एक भड़काव, जैसे जमीन में सांस ली हो और उसमें से आग निकली हो। धुएं का एक विशाल गुबार और उसके पीछे लपटे, नारंगी, लाल, पीली, जो पल भर में खेतों की तरफ दौड़ने लगी। विक्रांत कार में बैठ गया। पीछे से आवाज आ रही थी, भागने की, चिल्लाने की। भरदोसा टेरिस पर खड़ा था और उसकी आवाज कान चीर रही थी। अरे कोई आग बुझाओ इस आग को, मेरे फसल जल रहे हैं। सब उस तरफ दौड़ने लगे, लेकिन आग इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे बुझाना नामुमकिन था। भरदोसा टेरेस पर खड़ा था, नीचे फैलते आग को देख रहा था। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा था। विक्रांत, एक दिन तुझे भी इसी आग में जला दूंगा साले। गालियां उड़ रही थी, पुर्तगाली में, स्पेनिश में, कुछ ऐसे भाषा जो शायद सिर्फ गुस्से में पैदा होते हैं। उधर कार पूरी रफ्तार से भागी। विक्रांत पीछे बैठा था, खिड़की से उस आग को देख रहा था जो अब दूर होती जा रही थी, लेकिन आसमान पर उसकी लालिमा अभी भी बाकी थी। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, ना अफसोस, ना डर, ना कोई जीत का एहसास, बस वही खालीपन, उस आदमी का खालीपन जो जानता है कि ये सब बस शुरुआत है। कार दूर निकलती रही। पीछे धुंध का एक काला बादल उड़ रहा था, जैसे जमीन कुछ कह रही हो, कोई चेतावनी, कोई वादा। खेत राख होने लगे थे और विक्रांत आगे बढ़ रहा था। आगे क्या होगा पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।